कल्पना कीजिए एक युद्ध क्षेत्र की, जहां नदियां खून से लाल हो गई थीं, जहां एक आदमी की जीत उसे जीवन भर के लिए बेचैन कर गई। यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, यह असली इतिहास है। आज हम अशोक और कलिंग के बीच हुए एक ऐसे ऐतिहासिक युद्ध में उतरेंगे जिसने मौर्य साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। चलिए 261 ईसा पूर्व में चलते हैं। अशोक को राजगद्दी पर बैठे अभी केवल 8 साल हुए थे, लेकिन उनका साम्राज्य दिन ब दिन फैलता जा रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य का झंडा लहरा रहा था, लेकिन दक्षिण में एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य कलिंग अशोक के नियंत्रण से बाहर था। अब सवाल यह है, आखिर कलिंग ने विरोध क्यों किया और अशोक, जो पहले से ही राजा थे, इस छोटे राज्य से इतना भयभीत क्यों थे? सोचिए, यह केवल राजनीतिक कारण नहीं था, यह व्यक्तिगत था। अशोक, जिन्होंने अपने पिता की परंपराओं के विरुद्ध जाकर गद्दी हासिल की थी, खुद को सिद्ध करना चाहते थे। और आपसे एक सवाल, अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको अपने उत्तराधिकार में मिले पद पर पूरी तरह से अधिकार नहीं है, तो क्या आप खुद को साबित करना नहीं चाहेंगे? सोचिए, अगर कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो सरकार कैसे प्रतिक्रिया देगी? कलिंग अशोक के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह ही था, एक विद्रोही गढ़ जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन यह केवल गर्व का विषय नहीं था। कलिंग की रणनीतिक स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। वह पाटलिपुत्र, अशोक की राजधानी के करीब था और व्यापार के लिए भी अहम था, खासकर तमलुक बंदरगाह, आज का तमलुक से। यह बंदरगाह केवल महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका के साथ व्यापार का केंद्र था। अशोक जानते थे कि कलिंग युद्ध की स्थिति में इस बंदरगाह को रोक सकता है और इससे मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती थी। तो अशोक ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उनके पूरे साम्राज्य को प्रभावित कर सकता था। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना को इकट्ठा किया, एक विशाल अभियान की तैयारी की और कलिंग की ओर कूच किया। जलमार्ग के साथ साथ एक भूमि मार्ग भी था, जो गंगा घाटी को रायचूर एवं कावेरी के क्षेत्र से जोड़ा था। जल मार्ग के समान यह मार्ग भी कलिंग राज्य की सीमाओं से होकर जाता था। ऐसे में संभव था कि कलिंग कभी भी इस मार्ग को बंद कर सकता था, जिससे मौर्य साम्राज्य को अपार आर्थिक क्षति होने की संभावना थी। इन सभी विभिन्न तर्कों के कारण ही अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अशोक के लिए यह अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसी कारण से उसने तैयारी कुछ वर्ष पूर्व ही आरंभ कर दी होगी। हम जानते हैं कि ग्रीक स्रोतों में यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सैनिकों की सेना थी। संभव है कि यह संख्या वास्तविकता से दूर हो, परंतु यह कहना उचित होगा कि इस समय मौर्य साम्राज्य की सेना भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे विशालकाय थी और इसी सेना को अशोक ने अपने पिता से उत्तराधिकार में लिया था। जब यह सेना एकत्रित हो गई, तब अशोक ने वर्षा ऋतु के अंत का कल ही कलिंग पर आक्रमण करने के लिए उचित समझा। वर्षा ऋतु के बाद आने वाला यह समय कलिंग जैसे क्षेत्र में सेना अभियान करने का उचित समय है। ऐसे में ठंड के आरंभ में आक्रमण करके अशोक ने अपनी सैन्य कुशलता का परिचय दिया। अब यदि हम उस मार्ग की बात करें जिसका प्रयोग अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने के लिए लिया, तो उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मौर्य सेना ने पाटलिपुत्र से प्रस्थान कर गंगा के साथ साथ चलते हुए पहले कमलो नगर तक आई और उसके पश्चात तटीय क्षेत्र से होते हुए कलिंग में प्रवेश कर गई। कलिंग तक पहुंचने के लिए अशोक की सेना को लगभग 900 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ी होगी। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में यह लिखते हैं कि एक अनुशासित सेना एक दिन में लगभग 16 किलोमीटर चल सकती है। तो इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की इस सेना को पाटलिपुत्र से कलिंग पहुंचने में लगभग 2 महीने का समय लगा होगा। भारतीय इतिहास की विडंबना देखिए कि जिन युद्धों ने भारतवर्ष के इतिहास में प्रमुख भूमिका निभाई, उनमें से युद्ध के दूसरे का हमें कोई सूचना नहीं मिलती। हम यह नहीं जानते कि अशोक के विरुद्ध कलिंग की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। वैसे तो यह युद्ध क्षेत्र में लड़ा गया
उसके बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। परंतु कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि यह युद्ध भूमि ईश्वर के पश्चिम में दया नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में कलिंग की सेना मौर्य साम्राज्य की सेना जितनी विशालकाय एवं अनुभवी नहीं थी और इसी कारण से अंततः अशोक की विजय हुई। सम्राट अशोक स्वयं अपने शिलालेख में लिखते हैं कि इस युद्ध में सैनिक मारे गए और 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया गया। हम इस संख्या पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि प्राचीन भारतीय युद्ध विवरणों में जनहानि को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की परंपरा रही है। परंतु इतना तो है कि कलिंग का यह युद्ध बहुत ही भीषण था। कलिंग अपना अधिकार स्थापित करने के पश्चात अब मौर्य साम्राज्य अजय था और भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भूभाग पर उसका स्वामित्व था। कलिंग के युद्ध से संबंधित एक प्रसिद्ध कथा में हमको यह बताया जाता है कि इस युद्ध में व्याप्त हिंसा को देखकर अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया था।